हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। आज की क्लास में हम ऑफिशियल एएनएम पेपर की बात करने वाले हैं। बट बिफोर दैट क्वेश्चन पेपर, मेरे पास आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। स्पेशली जो भी लोग एएनएम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि चैनल पर क्लासेस करवाई जाएँ, फेसबुक क्लासेस आपकी करवाई जाती हैं। और बहुत सारे लोगों की ये भी रिक्वेस्ट थी कि आपको पेपर्स भी अवेलेबल करवाए जाएँ। तो मोस्टली या फिर हम ये कहेंगे कि 22 पेपर्स हैं जो एएनएम के अवेलेबल हो चुके हैं। सभी ऑफिशियल पेपर रहने वाले हैं। तो जो भी लोग उन पेपर्स की पीडीएफ लेना चाहता है, डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके उन पीडीएफ्स को ले सकते हैं। मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाती हूँ कि आपको पेपर किस तरीके से रहेंगे, जिससे आप एक बार फॉर्मेट देख लें कि आपको लगे कि हाँ ये मेरे लायक है पढ़ने के लिए, तो आपके लिए हेल्पफुल पे मैंने यहाँ पे फर्स्ट पेपर है जो एएनएम एमपी का ऐड किया हुआ है। तो अभी तक और मुझसे जितनी कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऐसा ना आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि एएनएम के पेपर, क्योंकि अभी तक सीएचओ के, जीएमसी के, नॉर्सेट, एम्स, स्टाफ नर्स, एनएचएम सभी पेपर आपको अरेंज किए हैं। बट एएनएम वालों की रिक्वेस्ट थी कि आप मेरे लिए भी पेपर लेके आइए। जैसे मैंने आपकी चैनल पर क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं एएनएम वालों की, वैसे ही सभी लोग इन पीडीएफ को ले सकते हैं। इवन ये पीडीएफ जो भी लोग जीएनएम का या फिर सीएचओ का एग्ज़ाम देते हैं वो भी एक बार चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन आखिर आते कैसे हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, टोटल आपको 22 सेट रहने वाले हैं पेपर के। पर्टिकुलर मैंने यहाँ पे एक बात कहें हम, तो मैंने यहाँ पे जो ऑफिशियल आंसर किए हैं वो ऑफिशियल फॉर्मेट में ही है, कुछ भी मैंने इनमें चेंज नहीं किया है। फॉर्मेट आपको सेम यही रहेगा जो आपको स्क्रीन पे है जो दिख रहा है। सभी क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में है। बट इन केस वेस्ट बंगाल का एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे आपका पेपर, वो पेपर भी आपको ऐड किया गया है। ये यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का पेपर है, फीमेल हेल्थ वर्कर का हिमाचल प्रदेश का पेपर है। हिमाचल प्रदेश का एक और पेपर जो कि 2018 में हुआ था वो भी ऐड किया गया है। ये डीएसएसबी का पेपर है जो कि 2019 को हुआ था, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ और एएनएम के लिए। तो फीमेल हेल्थ वर्कर के यदि एग्ज़ाम देते हैं आप या फिर एएनएम का देते हैं तो ये सभी पेपर आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो जो भी पेपर, जिस मान लीजिए इनकेस डीएसएसबी का पेपर हुआ था तो पूरा पेपर इंग्लिश फॉर्मेट में है, इसमें मैंने चेंज नहीं किया है। क्योंकि यदि आप डीएसएसबी का, क्योंकि जो हिंदी वाला सेक्शन था वो हिंदी में आया हुआ था। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि यदि आप एग्ज़ाम देते हैं राजस्थान के लिए तो राजस्थान का पेपर इस तरीके से आता है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। क्लियर? राजस्थान के यहाँ पर आई थिंक 5 और 6 पेपर हैं जो ऐड किए गए हैं। अब ये रहा यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल का पेपर 2021-2022 के दो पेपर, या फिर हम के 4 पेपर ऐड किए गए हैं। एक पेपर है 2021 का शिफ्ट फर्स्ट, दूसरा है शिफ्ट सेकेंड। तो यहाँ पर जो फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, तो 2021 के 2 पेपर, 2022 के 2 पेपर, तो इस तरीके से हैं जो 4 पेपर आपको वेस्ट बंगाल के मिलने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे कि पेपर सॉल्व है या नहीं। तो इसमें ओनली है वेस्ट बंगाल वाले पेपर्स की, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की नहीं थी वो बस ऐड नहीं है, बाकी है जो सभी पेपर्स की आंसर की साथ में ऐड की गई हैं। तो ये आपके वेस्ट बंगाल के 4 पेपर हैं। 4 पेपर मतलब आपके 400 क्वेश्चंस। क्लियर? अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपके और अदर कहाँ के एग्ज़ाम हैं जो पेपर इंक्लूड किए गए हैं। तो यहाँ पर आपका ये केरला का पेपर है, क्योंकि कर्नाटक में जो पेपर होते हैं, कर्नाटक में जो एग्ज़ाम होता है वो जनरली इंग्लिश और कन्नड़ा लैंग्वेज मिला के हो गए हैं, हिंदी नहीं ऐड की जाएगी। वैसे ही केरल में मलयालम और इंग्लिश में पेपर होगा। इस तरीके से तो ये पूरा पेपर ये रहा आपका यहाँ तक। फिर यहाँ पर इसी की आंसर की है जो ऐड की गई है। जो पेपर हार्ड कॉपी फॉर्मेट में थे और उनकी आंसर की, या यदि ओएमआर बेस्ड पेपर हुआ है तो उनकी आंसर की इस तरीके से सेपरेटली ऐड की गई है। आई होप आपको कोई भी डाउट ना रहे, इसीलिए मैं पूरे एक एक पेपर आपको शो कर रही हूँ ताकि आपके कोई भी डाउट वगैरह रहते हैं तो आपके अभी क्लियर हो जाएं। ये रहा आपका डीएसएसबी का 2015 का एएनएम का स्टाफ नर्स का पेपर। तो ये पेपर यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में था, तो आपको समझना बिल्कुल भी है जो हार्ड नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है जो लिखा हुआ है, वेयर इज गोलकोंडा फोर्ट।
फिर यहाँ पर इन्हीं क्वेश्चंस को एक पेज में हिंदी में, एक में इंग्लिश में दिए गए हैं। आपको जिस भी लैंग्वेज में पढ़ना ईजी रहे तो आप उस लैंग्वेज में इसको पढ़ सकते हैं। अब इस पेपर की जो DSSB का पेपर होता है वहाँ पे आपकी हिंदी, इंग्लिश, नर्सिंग सब्जेक्ट सभी मिला के 200 क्वेश्चन आते हैं। 200 क्वेश्चन आपके ऐड होके आते हैं। तो यहाँ पर वो पेपर आपको इस तरीके से रहेगा। ये रहा इंग्लिश सेक्शन में, फिर रहा हिंदी लैंग्वेज में। अब इसकी आंसर की, तो यस इसकी आंसर की आपको ऐड की गई है। ये यहाँ पर सेट ए है, तो यहाँ पर मैंने इवन जो चारों सेट आते हैं ABCD उन सभी की आंसर की को ऐड कर रखा है। यहाँ पर ये रही आपकी आंसर की, सेट ए की आंसर की आपकी ये रही। तो आप यहाँ पे पूरे 200 क्वेश्चन की आंसर की को देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जो सेट बी तो मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है, ना ही सेट सी, इसीलिए मैंने इन तीनों सेट की आंसर की को अलग कर दिया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। फिर से देखिए आप, क्योंकि यहाँ पर ये आपका जो पेपर है ये सेट ए है आपका, क्लियर, ये सेट ए है DSSB का। तो यहाँ पर इसकी जो आंसर की ऐड की गई है वो आपकी आंसर की यहाँ पे ए रही। फिर यहाँ पर यूपी के पेपर्स की बात करें हम, तो यूपी के पेपर्स जो प्रॉपर तरीके से, या फिर हम ये कहेंगे कि एक जो फॉर्मेट होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं था, इसीलिए इनको इस तरीके से टाइप है जो किया गया है। तो जो भी पेपर्स टाइप फॉर्मेट में आप उनको टाइप में ले सकते हैं। और जिनको यदि आपको कुछ भी डाउट होता है इन पेपर्स को लेके तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो जो टाइप फॉर्मेट में है वो आपको इस तरीके से रहेगा। और यदि आप चाहते हैं, क्योंकि मैंने 2 कॉलम में डिवाइड किया है टाइप फॉर्मेट पेपर को, क्योंकि आप ही के लिए यदि आप प्रिंट आउट लेते हैं तो आपके कम पेज में अरेंज हो जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि पूरा 1 सेक्शन में रहे, जैसे आपने अभी तक के पेपर देखे हैं, पूरा मैं एक ही में कर दूंगी, बट आपके लिए पेपर जो पेज है 312 पेज से, सॉरी 315 पेज से आपकी PDF है जो 400 पेज पे पहुंच जाएगी। आपको प्रिंट आउट करवाने में थोड़ा सा हार्ड रहेगा। और भी कोई डाउट्स वगैरह होते हैं तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरे 22 सेट का पेपर मिलेगा। पूरे पेपर सॉल्व रहेंगे एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल के पेपर, सभी आंसर की ऐड की गई हैं। आई होप आपको यदि पेपर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन पेपर्स को लीजिए ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चंस है यहाँ पर हम ऑफिशियल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। पेपर पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रखा गया है। जिनको हिंदी समझ में आती है हिंदी में देख सकते हैं, इंग्लिश समझ में आती है इंग्लिश में देख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ऐड किया गया है। और जो ANM के पेपर हैं पूरे ऑफिशियल पेपर्स हैं, कोई भी चेंज मैंने इनमें नहीं किए हैं। और जितने ज़्यादा मेरे पास में भी गुजरात के पेपर 5 से 6 हैं वो अवेलेबल होते हैं तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि वो पेपर गुजराती लैंग्वेज में है। तो गुजराती टू हिंदी और इंग्लिश कन्वर्ट करना थोड़ा, दैट मीन्स 1-2 दिन में ईजी नहीं है मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे जो काम होते हैं उसके कारण। लेकिन जैसे ही गुजराती टू हिंदी या फिर इंग्लिश में पूरे पेपर गुजरात के कन्वर्ट होते हैं, जो भी लोग इन PDFs को लेते हैं उनको वो पेपर फ्री में आपको सेंड किए जाएंगे। इन सभी PDF का चार्ज है जो 200 रुपीज़ है। आई होप आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में शरीर में भोजन से आयरन के कम अवशोषण का कौन सा कारण है? विच इज़ द कॉज ऑफ लेस एब्जॉर्प्शन ऑन आयरन इन बॉडी फ्रॉम फूड इन इंडिया। तो इंडिया में है जो कहा गया विच इज़ द कॉज ऑफ लेस एब्जॉर्प्शन आयरन इन द बॉडी। तो भारत में ही है जो, यहाँ पे भारत को ही क्यों यूज़ किया गया है, इंडिया को क्यों लिया गया है कि आयरन आप खाते हैं लेकिन आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, किस कारण से? भोजन के साथ चाय लेना, टेकिंग टी विथ फूड, टेकिंग ओनली वेजिटेरियन फूड, टेकिंग वीट डेली, टेकिंग द राइस डेली। इंडिया में लोगों की आदत होती है कि नाश्ता हो नहीं पाया साथ में भाई चाय लेके आओ। वो आयरन का जो सबसे अच्छा एब्जॉर्प्शन का तरीका होता है वो ये होता है कि आप जब भी आयरन की टैबलेट्स लेते हैं तो आपको विटामिन C लेना है या फिर खट्टे फलों का जूस लेना है, ना कि कोई भी मीठी चीज़, दूध या फिर दही लेना है। लेकिन इंडिया में आदत होती है कि आपने डिनर किया चाय पियोगे, सुबह ब्रेकफास्ट किया चाय पियोगे, और हो सकता है किसी टाइम पे आपने अपनी टैबलेट भी ले ली। तो यहाँ पर आयरन के एब्जॉर्प्शन में ये जो मेन है जो बाधा बनेगा वो क्या होगा? टेकिंग टी विथ फूड। नेक्स्ट वन इज, किस विटामिन को रक्त स्त्राव रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है? विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज द एंटी हेमरेजिक विटामिन। तो एंटी हेमरेजिक विटामिन कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, विटामिन A,
विटामिन बी, विटामिन ई या फिर विटामिन के? रक्तस्राव रोधी विटामिन या फिर एंटी हेमरेजिक विटामिन कौन सा है? वो कहलाएगा आपका विटामिन के या फिर विटामिन के। विटामिन के है जो एट द टाइम ऑफ बर्थ भी बच्चों में दिया जाता है ताकि बच्चों को हेमरेज और ब्लीडिंग से प्रिवेंट किया जा सके। यदि बच्चा 1 kg से कम वेट का हुआ है तो हाफ डोज 0.5 करेंगे, फुल वेट में है तो 1 mg। तो यहाँ पर जो रक्तस्राव रोधी विटामिन है, एंटी हेमरेजिक विटामिन है, वो क्या? विटामिन ई। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन पूछेंगे तो आपको कहना है विटामिन ई। फिर आपके विजन के लिए पूछें तो विटामिन ए। नेक्स्ट वन इज, देखिए मैंने अभी जस्ट बात की और यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया। बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? द स्टेरिलिटी अकर्स विटामिन डेफिशिएंसी। तो स्टेरिलिटी किस विटामिन की कमी से होगी? विटामिन डी, ए, ई या फिर बी? विटामिन डी की कमी से बड़ों में होता है ऑस्टियोमलेशिया और बच्चों में होगा रिकेट्स। विटामिन ए से होगी आँखों की प्रॉब्लम और विटामिन ई को कहेंगे हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन या फिर स्टेरिलिटी मतलब बांझपन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी? पेलाग्रा तो नियासिन की कमी से होगा, बेरी बेरी बीवन की से होगा, ऑस्टियोमलेशिया होगा विटामिन डी की कमी से, नाइट ब्लाइंडनेस होगा विटामिन ए की कमी से और रतौंधी। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा? ऑस्टियोमलेशिया। क्या है? ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट वन इज, 6 माह बाद शिशु का पूरक आहार शुरू करने के लिए ANM को माँ को क्या सिखाना चाहिए? What should ANM teach mother for starting the supplementary food of the baby after 6 months? तो बच्चा जब 6 महीने का हो जाए तब आप क्या सिखाएंगे माँ को? कम से कम 2 साल तक स्तनपान जारी रखें। कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग फॉर एटलीस्ट 2 years। स्तनपान बंद करें। डिसकंटिन्यू द ब्रेस्ट फीडिंग। तला हुआ भोजन पूरक के रूप में शुरू करें। स्टार्ट सप्लीमेंट्री फूड विद द फ्राइड फूड। कच्चे भोजन से शुरू करें। स्टार्ट विद द रॉ फूड। रॉ फूड स्टार्ट करेंगे, हो सकता है बच्चा एलर्जिक हो जाए या फिर बच्चे का पेट गड़बड़ हो जाए। तो यहाँ पर जब बच्चा यहाँ पर सप्लीमेंट्री फूड के लिए बात की जाती है तो ऐसा नहीं है कि जब आप अपने बच्चे को सप्लीमेंट्री फूड, कॉम्प्लीमेंट्री फूड या फिर वीनिंग स्टार्ट करते हैं तो बच्चे का ब्रेस्ट फीड तुरंत 6 महीने से ही छुड़ा दें। ऐसे केस में आप कह सकते हैं कि आप एटलीस्ट 2 साल तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराइए। किसके साथ में? सप्लीमेंट्री फूड के साथ में। जो वीनिंग कॉम्प्लीमेंट्री फूड है स्टार्ट कब किए जाते हैं? जब बच्चा पूरे 6 महीने का हो जाए तब, लेकिन उसके साथ में आपको ब्रेस्ट फीड भी कराना है। तो जब आपने 6 महीने के बाद 6 महीने तक बच्चे को ओनली ब्रेस्ट मिल्क पिलाया तो वो सिचुएशन कहलाएगी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, दैट मीन्स ओनली ब्रेस्ट मिल्क। नेक्स्ट इज, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण का क्या महत्व है? What is the importance of nutrition for the children under the age of 5? यदि बच्चों की उम्र 5 साल से कम है तो उनमें पोषण का महत्व क्या है? रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड कैन नॉट टेक द जंक फूड, इट विल अफेक्ट द इकोनॉमी, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन मदर। 5 साल से कम उम्र में बच्चों में पोषण का क्या महत्व है? तो इकोनॉमी तो इफेक्ट नहीं होगी। जंक फूड है जो बच्चे के लिए आपको क्या कहना है? नहीं देना है। पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन की बात की जा रही है तो योगा क्योंकि ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस एज में स्पेशली 5 साल तक की बच्चों का ब्रेन तो डेवलप होता ही होता है, साथ में बच्चों की फास्ट ग्रोथ भी होती है। इसीलिए शुरू के 5 साल तक बच्चों को अच्छी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन की क्या इम्पोर्टेंस है? बच्चे की तेज़ी से वृद्धि और विकास के लिए, रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट वन इज, एंथ्रोपोमेट्री सर्वे में ANM को क्या करना चाहिए? व्हाट ANM शुड डू इन द एंथ्रोपोमेट्री सर्वे? तो एंथ्रोपोमेट्री सर्वे में एक ANM को क्या करना चाहिए? भौतिक मापन लें, टेक द फिजिकल मेजरमेंट। बुद्धि लब्धि का मापन करें, टेक द इंटेलिजेंसी क्वांटेंट। आर्थिक सर्वेक्षण लें, टेक द इकोनॉमिक सर्वे। सामाजिक स्थिति को मापें। तो एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट में क्या आता है? बच्चे का हाइट, हेल्थ, वेट, बच्चे का जो MUAC है, चेस्ट सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस है, ये सब आएगा। तो यहाँ पे ना तो IQ लेवल आप चेक करना, ना इकोनॉमिक सर्वे है, ना ही सोशल स्टेटस है। यहाँ पर बच्चे का फिजिकल मेजरमेंट आप चेक करेंगे। क्या करेंगे? फिजिकल मेजरमेंट है जो चेक करेंगे। नेक्स्ट वन इज,
एएनएम को व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों सीखनी चाहिए? वाई एएनएम शुड लर्न द पर्सनल हाइजीन। तो एक एएनएम को पर्सनल हाइजीन क्यों सीखनी है? बीमार व्यक्ति की स्वच्छता का ख्याल रखने के लिए, टू टेक केयर द हाइजीन ऑफ सिक पर्सन, टू केयर द हेल्दी पर्सन, टू ग्रूम हर हिमसेल्फ, या फिर टू मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक। तो यहाँ पर एक एएनएम वर्कर को है जो पर्सनल हाइजीन के बारे में क्यों सीखना है, ताकि आप सिक पर्सन की क्या कर सकें, केयर कर सकें, बीमार व्यक्ति की स्वच्छता का ख्याल रखने के लिए। नेक्स्ट वन इज, उदर के कौन से भाग हैं? उदर मतलब स्टमक। विच आर द पार्ट्स ऑफ द स्टमक? ऑप्शन में फंडस बैक पाइलोरिस, फंडस बॉडी पाइलोरिस, एपेक्स बॉडी पाइलोरिस, फंडस बॉडी पाइल। तो जो स्टमक है इसके पार्ट कौन कौन से हैं? फंडस होगा, बॉडी होगा, पाइलोरिस होगा। क्या है? फंडस, बॉडी, पाइलोरिस। मानव शरीर में कौन सा अंग एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है? तो कौन सा अंग है जो, विच ऑर्गन इज ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस द एंजाइम लाइपेज? लाइपेज का प्रोडक्शन है जो कौन करेगा? ऑप्शन में है यहाँ पर लिवर, गॉल ब्लैडर, लंग्स। तो लाइपेज का प्रोडक्शन कौन करेगा? लाइपेज का प्रोडक्शन है जो, लाइपेज का प्रोडक्शन है जो कौन करेगा? पैंक्रियाज। क्या है? पैंक्रियाज। लेकिन यहाँ पर लाइपेज जरूरी क्यों है? लाइपेज है जो जरूरी क्यों है? लाइपेज जरूरी होता है फैट को मेटाबोलाइज करने के लिए। किसके लिए? फैट के लिए। तो यहाँ पर जो पैंक्रियाज है कौन सा एंजाइम रिलीज कर रही है यहाँ पे? तो वो लाइपेज, और ये फैट को मेटाबोलाइज करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। जो लीवर है ये जो वाइल सीक्रेशन है उसको प्रोड्यूस करेगा, लेकिन स्टोर जाके होगा गॉल ब्लैडर में। क्लियर है? नेक्स्ट इज, फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या परत है उसको क्या कहेंगे हम? व्हाट इज कॉल्ड द कवरिंग ऑफ आउटर लेयर ऑफ लंग्स? तो लंग्स की जो आउटर लेयर है वो क्या कहलाएगी? प्लूरा, म्यूकस मेम्ब्रेन, ब्रोंकाई या फिर ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंकाई, फिर जो और टिनी पार्ट होंगे वो कहलाएंगे ब्रोंक्यूल्स, और जो लंग्स की कवरिंग है वो क्या कहलाती है? प्लूरा। क्या है? प्लूरा। प्लूरा जो क्या कहेंगे हम? लंग्स की लेयर को। प्लूरल डिफ्यूजन मतलब जब फ्लूइड वगैरह इकट्ठा होगा, तो ऐसे ही लंग्स की लेयर क्या है? कवरिंग लेयर, वो है प्लूरा। नेक्स्ट वन इज द मैस्टिकेशन इज, व्हाट इज मैस्टिकेशन? एक्ट ऑफ चिविंग, एक्ट ऑफ डाइजेशन, एक्ट ऑफ गल्पिंग, एक्ट ऑफ एलिमिनेटिंग। तो यहाँ पर जो मास्टिकेशन की प्रोसेस है, क्या है? मास्टिकेशन की प्रोसेस का मतलब होगा चबाना। क्या? चबाना। जो आपके जबड़े हैं क्या करते हैं? मास्टिकेशन प्रोसेस में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इज, विच हेल्थ एजुकेशन शुड बी गिवन टू प्रिवेंट द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? मूत्र पथ संक्रमण या फिर यूटीआई को रोकने के लिए कौन सी हेल्थ एजुकेशन दी जाएगी? होल्ड द यूरिन एज मच एज पॉसिबल, ये करने को कभी भी एडवाइज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, डू नॉट वॉश द प्राइवेट पार्ट, आप प्राइवेट पार्ट आपको वॉश करने हैं ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। डू नॉट होल्ड द यूरिन फॉर लॉन्ग टाइम, डू नॉट कट द प्यूबिक हेयर। तो यहाँ पर पर्सनल हाइजीन में आपके आ जाएंगे, लेकिन कहा गया है यूरिन इन्फेक्शन को, यूटीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? यूरिन को लंबे टाइम तक होल्ड ना करें। जब भी आपको यूरिन पास करना है, सुसु जाना है, तो आप जाएं। हाँ, यदि कुछ इमरजेंसी वगैरह है कि आप ऐसी जगह है जहाँ पे वॉशरूम ना हो तब होल्ड कर सकते, लेकिन लंबे टाइम के लिए होल्ड ना करें, क्योंकि इससे ब्लैडर पे आपके प्रेशर पड़ेगा, इन्फेक्शन होने का रिस्क भी आपको रहेगा। नेक्स्ट इज, अनुचित त्वचा स्वच्छता के कारण ऐसा क्या होता है जिसमें त्वचा में संक्रमण हो जाता है? ड्यू टू इम्प्रॉपर स्किन हाइजीन, व्हाट हैपन्स दैट कॉज द स्किन इन्फेक्शन? क्लॉगिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स, ब्रेकिंग ऑफ द स्किन हेयर्स, ड्राइंग ऑफ द स्किन, क्रैकिंग ऑफ द स्किन। तो यदि आपने अपनी स्किन की हाइजीन प्रॉपर नहीं की, हाथ पैर अच्छे से नहीं धुले, तो आपको क्या होगा? आपकी जो स्वेट ग्लैंड्स हैं जो पसीना बाहर निकालती हैं वो क्या हो जाएंगी? क्लॉग हो जाएंगी, मतलब बंद हो जाएंगी, जाम। वहाँ पे क्या होगा? पसीना भर जाएगा, जिसके कारण वो क्या होंगी? जाम हो जाएगा, और जो स्वेट आपकी बॉडी से बाहर निकल रहा है वो नहीं निकल पाएगा, तो यहाँ पर स्किन इन्फेक्शन को कॉज करेगा। तो अब यहाँ पर स्किन इन्फेक्शन के लिए आपको क्या है जिससे आप हो सकता है, तो वो क्लॉगिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ द स्वेट ग्लैंड, पसीने की ग्रंथियों के छिद्रों का
बंद या फिर जाम हो जाना। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं में से एक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंटली हेल्दी पर्सन? तो इनमें से मेंटल हेल्दी पर्सन की क्या निशानी है, क्या लक्षण है? यूज ऑफ मोर डिफेंस मैकेनिज्म, लिविंग इन द पास्ट कॉन्स्टेंटली, नेग्लेक्टिंग ऑन लिमिटेशन, गुड फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप। तो एक हेल्दी पर्सन के बीच में, हेल्दी पर्सन की विशेषताओं में क्या होगा? तो ज़्यादा डिफेंस मैकेनिज्म कोई भी हेल्दी होता है वो नहीं अपनाएगा कि अपने आप को ब्लेम करे, दूसरों को ब्लेम करे, या फिर पास्ट में, अतीत में लंबे टाइम तक रहना, अपनी ज़रूरतों को, अपनी उम्मीदों को लेके क्या करना, निगलेक्ट करना। तो ये सब पर जो मेंटल हेल्थ है इसकी निशानी नहीं, लेकिन अच्छी दोस्ती, अच्छे रिलेशनशिप मतलब पर्सन क्या है, मेंटली हेल्थ में एक सहज प्रतिक्रिया जो मन अनजाने में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उपयोग करती है जो चिंता या संकट का कारण बनती है, क्या कहलाएगी? What is the innate response that the mind unconsciously used to cope with situation that cause anxiety or distress? It's called। तो ऐसी सिचुएशन जब आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है उसको कोई भी आपके सामने इस तरीके का डर, ऐसी स्थिति है कि आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है क्या है, काम करता है, उस डर से निपटने में आपकी हेल्प करेगा। तो ये क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फ्लाइट रिस्पॉन्स या फिर सुपर ईगो। ये कहलाएगा आपका डिफेंस मैकेनिज्म। क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म बहुत सारे टाइप की होती हैं तो आपको एग्जाम में आ सकती हैं। नेक्स्ट इज गलत समायोजन की विशेषताएं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द माल एडजस्टमेंट? तो माल एडजस्टमेंट की यहाँ पर क्या विशेषताएं हैं? आपसी स्कूल, अस्वीकृत नशीली दवाओं का दुरुपयोग और नशा करना, विड्रावल, स्कूल रिजेक्शन, ड्रग एब्यूज, एक्सेप्टेंस, डेली लाइफ वर्क, मूड स्विंग्स, लाफिंग मूड स्विंग, हाई मॉरल वैल्यूज और हेयर केयर। यहाँ पर माल एडजस्टमेंट की विशेषताएं पूछी गई हैं। तो माल एडजस्टमेंट में आपका आएगा किसके कारण माल एडजस्टमेंट होगा? तो होगा विड्रावल, स्कूल से रिजेक्ट होना, ड्रग एब्यूज करना, गलत संगति में पड़ना। ये सब किसकी विशेषताएं होंगी? ये होंगी आपकी किसके लिए? माल एडजस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट इज किस स्तर की रोकथाम में बचपन में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना शामिल है? विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन इंक्लूड प्रोमोटिंग अ हेल्थी लाइफ स्टाइल इन चाइल्डहुड? टर्सरी में, सेकेंडरी में, प्राइमरी में कि प्रीमोर्डियल में? तो ये आपकी आएगा प्राथमिक में और प्राइमरी में। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से किस चरण को संचारण के चैनल को अवरुद्ध करने का चरण माना जा सकता है? फ्रॉम द फॉलोइंग विच स्टेप कैन बी कंसिडर्ड एज द स्टेप ऑफ ब्लॉकिंग द चैनल ऑफ ट्रांसमिशन? तो कौन से स्टेप के लिए यहाँ पे क्या कंसिडर किया जाएगा कि कोई भी ट्रांसमिशन है या फिर उसको रोका जा सकता है? इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ फूड हाइजीन, नोटिफिकेशन ऑफ द डिसीज, सर्वेलेंस ऑफ द डिसीज या लैब टेस्ट ऑफ द सिक पर्सन। यहाँ पे ब्लॉक करने की बात की जा रही है कि जिस भी चीज़ से ट्रांसमिशन हो रहा है किसी डिसीज़ को, उसको रोकने की बात की जाती है। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे? फूड स्टैंडर्ड की हाइजीन को हम बढ़ाने का काम करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसमिशन रोकना है किसी भी बीमारी का, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? ट्रांसमिशन किसी भी प्रॉब्लम का, तो आपको क्या करना है? इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ फूड हाइजीन। नेक्स्ट वन इज कुकर खांसी, पर्ट्यूसिस और बूफिंग कफ और सॉन्डेड कफ के संचरण का तरीका क्या है? व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पर्ट्यूसिस और बूफिंग कफ? कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट? तो पर्ट्यूसिस और जो बूफिंग कफ है जनरली 2 साल से कम एज के ग्रुप के बच्चों को होगी। बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम का बैक्टीरिया है जो इसको कॉज करेगा, और इसका जो मेन जो बच्चे होते हैं वो होते हैं 2 साल से कम एज के बच्चे। और ये होगी कैसे? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, स्नीजिंग, कफिंग के द्वारा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है खसरा का कारक जीव क्या है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मीजल्स, स्ट्रेप्टोकोकल बैसिलाई, इकोलाई, ग्राम नेगेटिव स्ट्रेप्टोकोकल बैसिलाई, सिंगल स्टैंडर्ड एनवेलप्ड आरएनए वायरस में 1 सीरोटाइप। तो यहाँ पर खसरा का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है सिंगल स्टैंडर्ड एनवेलप्ड आरएनए वायरस विद 1 सीरोटाइप। व्हाट इज द मेन साइन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? टीबी का जो मेन लक्षण है वो क्या है? क्षय रोग का। कफिंग मोर देन 3 वीक्स, 3 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी, कफिंग ओकेजनली, कफिंग ओनली एट नाइट,
या फिर माइल्ड कफिंग। तो जो टीबी है इसका मेन जो कॉजेटिव एजेंट क्या है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। यहाँ पर डॉट्स ट्रीटमेंट है जो यूज़ किया जाता है। लेकिन क्षय रोग का जो मुख्य लक्षण पूछा गया है तो वो 3 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी, रात में बुखार आना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर क्या होगा वो होगा ट्यूबरकुलोसिस। एक्सरे करवाएंगे तो कौन से फोकाई देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज रोगी के इतिहास को एकत्र करने में डेटा का प्राथमिक स्रोत। हु इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्टिंग इन द पेशेंट हिस्ट्री। जब आप पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं तो डेटा कलेक्ट करने का जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या होगा, पेशेंट रिलेटिव, केस फाइल ऑफ पेशेंट, मेंबर्स ऑफ हेल्थ केयर टीम या फिर पेशेंट हिमसेल्फ। प्राइमरी सोर्स हमेशा पर्सन ही रहेगा जो बीमार है। क्या जो बीमार है वो कहलाएगा प्राइमरी सोर्स, और बाकी जो दूसरे अदर इन्फॉर्मेशन दें, आप देख के इन्फॉर्मेशन दें, सेकेंडरी सोर्स में कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज हाइपोक्सेमिया क्या है। व्हाट इज द हाइपोक्सेमिया। रक्त में ऑक्सीजन का स्तर निम्न होना, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, लो लेवल ऑफ ब्लड इन द बॉडी या फिर लो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। तो यहाँ पर हाइपोक्सेमिया का मतलब है कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी का कम होना। यदि हाइपोक्सिया कहेंगे तो टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन ब्लड में यदि ऑक्सीजन की कमी है तो हाइपोक्सेमिया। फॉर असेसिंग द लंग साउंड ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन विच मेथड इज यूज्ड। फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे जब आप लंग्स को चेक करते हैं तो ये कौन सी मेथड है, ऑब्जर्वेशन, पाल्पेशन, परकशन या फिर ऑस्कल्टेशन। यहाँ पर ये मेथड आपकी कहलाएगी ऑस्कल्टेशन, क्योंकि आप लंग्स के साउंड को सुनने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लंग्स के साउंड को सुनने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑस्कल्टेशन। नेक्स्ट इज पेट की शारीरिक जांच के दौरान एक नर्स कैसे पहचानेगी कि पेट में तरल पदार्थ या गैस या ठोस भरा है। ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन हाउ अ नर्स वुड आइडेंटिफाई वेदर इट इज फिल्ड विथ फ्लूइड और गैस और सॉलिड। ऑब्जर्वेशन से, ऑस्कल्टेशन से, लिसनिंग द साउंड बाय ईयर्स या फिर परकशन से। ऑब्जर्वेशन से पर्सन को आप देखेंगे, ऑस्कल्टेशन से साउंड वगैरह सुनेंगे आप, लेकिन जो आपका ऑर्गन आपको देखना है कि ये गैस बन रही है पेट में, कि पर्सन के पेट में फ्लूइड भरा है कि गैस है कि सॉलिड है। तो ये कैसे पता चलेगा, परकशन से। किससे, बाय द परकशन। नेक्स्ट इज कमजोर स्पर्श द्वारा मालूम करने में मुश्किल नाड़ी को क्या कहेंगे। व्हाट इज द वीक डिफिकल्ट टू पाल्पेट पल्स कॉल्ड। जो पल्स वीक है और पाल्पेट करना डिफिकल्ट है वो कौन सी कहलाएगी, रेगुलर, थ्रेडी, बाइजेमिनल या फिर डाइक्रोटिक। और तो यहाँ पर जो आंसर होगा कमजोर है, बहुत ज़्यादा पाल्पेट करना मुश्किल है, तो वो कहलाएगी थ्रेडी पल्स। कौन सी, थ्रेडी पल्स। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा गर्भपात का सेक्यूला है। इनफर्टिलिटी, हेमरेज, यूट्राइन परफोरेशन या फिर सर्वाइकल इंजरी। तो यहाँ पर सेक्यूला की बात की जा रही है अबॉर्शन के, मिसकैरेज के, तो वो होगा यहाँ पर हेमरेज और ब्लीडिंग। क्या है, ब्लीडिंग। नेक्स्ट इज उस स्थिति के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है जहाँ रोगी को लेटते समय सांस लेने में कठिनाई महसूस होगी। What is the terminology that is used when the person is lying down and feels the breathless। यहाँ पर वो होगी आपकी ऑर्थोपनिया। क्या है, ऑर्थोपनिया। डिस्निया में तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ऑर्थोपनिया में लेटने में दिक्कत होना, स्लीप एपनिया में सोने में आप जब खर्राटे लेंगे वो एपनिया का मतलब है सेजेशन ऑफ ब्रीदिंग, सांसों का रुकना ही। तो यहाँ पर एपनिया, स्लीप एपनिया, ऑर्थोपनिया, लेटने में जब आपको सांस लेने में दिक्कत होगी वो कहलाएगा ऑर्थोपनिया। डिस्निया का मतलब होता है ब्रीदिंग डिफिकल्टी। नेक्स्ट इज संक्रामक रोग से ग्रसित रोगी द्वारा कमरे या भवन को खाली करने के बाद कीटाणु रहित करना क्या कहलाएगा। व्हाट इज द डिस्पेक्शन ऑफ बिल्डिंग आफ्टर इट हैज बीन वैकेटेड बाय अ पेशेंट हु हैज कंटेजियस डिसीज। यदि किसी मरीज को कंटेजियस डिसीज थी, कम्युनिकेबल डिसीज थी, तो जब वो डिस्चार्ज होगा अपने घर जाएगा, उसके बाद रूम को पूरा क्लीन किया जाएगा, तो वो क्या है, डिसइंफेक्शन है, टर्मिनल डिसइंफेक्शन है, एसेप्सिस है कि एसेप्टिक टेक्निक है।
यदि किसी पर्सन का डिस्चार्ज हो गया तब उसके रूम को क्लीन किया जाता है तो ये कहलाएगा टर्मिनल डिसइंफेक्शन। क्या है? टर्मिनल डिसइंफेक्शन। नेक्स्ट वन इज भ्रूण के जीवनक्षम होने से पहले गर्भावस्था की समाप्ति को क्या कहा जाता है? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फीटस बिकम वायबल इज कॉल्ड। तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जब फीटस वायबल मतलब जिंदा रहने की हालत में नहीं है, मतलब बिफोर वायबल स्टेज में है, वो क्या कहलाएगा? इम्प्लांटेशन, अबॉर्शन, ओव्यूलेशन या फिर लेबर। लेबर की तो जो प्रोसेस होगी जब बच्चा बाहर आएगा उस टाइम पे। ओव्यूलेशन का मतलब है कि जो oogenesis की प्रोसेस है उसमें एग का रिलीज होना। इम्प्लांटेशन का मतलब है कि बच्चे का फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवम स्पर्म मिल गए, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ फैलोपियन ट्यूब में, और उस फैलोपियन ट्यूब के बाद यूट्रस में जाके वो क्या होंगे? जमेंगे। इम्प्लांटेशन होगा जहाँ पे ग्रोथ होगी। लेकिन यहाँ पे कहा है कि बिफोर वायबल जो टर्मिनेट हो जाए प्रेगनेंसी वो क्या कहलाएगी? अबॉर्शन और गर्भपात। नेक्स्ट इज NIPI की गाइडलाइन के अनुसार गर्भावस्था के दौरान आयरन की गोलियां किस महीने से शुरू की जाती हैं? अकॉर्डिंग टू NIPI गाइडलाइन फ्रॉम विच मंथ द आयरन टेबलेट आर स्टार्टेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। शुरू के टाइम में पूछें तो फॉलिक एसिड सबसे ज़्यादा दिया जाता है, लेकिन 4 महीने की जब प्रेगनेंसी होती है तब आयरन दिया जाना स्टार्ट किया जाता है ताकि माँ बच्चे दोनों को हम एनीमिया से प्रिवेंट कर सकें। क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे जो ब्लड लॉस होगा, यदि मान लीजिए माँ एनीमिक है तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन डेवलप होंगे। इसीलिए क्या किया जाएगा? चौथे महीने से आयरन की टैबलेट दी जाना स्टार्ट होंगी। फॉलिक एसिड एज सून एज पॉसिबल प्रेगनेंसी डायग्नोस ये तब से दिया जाता है। नेक्स्ट इज MTP अधिनियम 1971 के भारतीय कानून के अनुसार गर्भपात की अनुमति केवल किस सप्ताह तक है? अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ ऑफ MTP एक्ट 1971 अबॉर्शन इज अलाउड ओनली अप टू विच वीक? किस वीक तक अबॉर्शन करवाने की अनुमति दी जाती है? था बट नाउअडेज 24 वीक है, जो हो गया है। कितना? 24 हफ्तों तक हो गया। पहले 20 वीक की प्रेगनेंसी थी, अब 24 वीक की प्रेगनेंसी तक को MTP एक्ट के तहत टर्मिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज कौन सा हाइपर एमएसएस ग्रेविडेरम के लिए प्रवर्तन पूर्व कारक नहीं है? विच इज नॉट द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर हाइपर एमएसएस ग्रेविडेरम। प्रीडिस्पोजिंग का मतलब है कि जो प्रेगनेंसी नोजिया वॉमिटिंग होती है उसको और बढ़ावा देने का काम कौन करेगा? मल्टीपल प्रेगनेंसी, प्रीमी पैरा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर माल न्यूट्रिशन। तो जो हाइपर एमएसएस ग्रेविडम प्रेगनेंसी विद नोजिया वॉमिटिंग होती है वो जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही रहती है। प्रीमी जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी उसमें ज़्यादा देखने को मिलेंगी, मल्टीपल प्रेगनेंसी तो उसमें देखने को मिलेंगी, लेकिन कुपोषण में देखने को नहीं मिलेगी। इसमें कुपोषण और जो माल न्यूट्रिशन है उसमें देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट इज प्लेसेंटा प्रीविया कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया आर देयर? तो यहाँ पर ग्रेड वाइज पूछा गया है, तो कितने होते हैं? 1 2 3 4 प्लेसेंटा प्रीविया होता है जनरली 4 टाइप का। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड, थर्ड है जो ग्रेड में जब प्लेसेंटा क्या होगा जो सेंटर पार्ट की जगह है तो सीधा सर्वाइकल उसको कवर कर लेगा तब। नेक्स्ट इज प्रसव के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए कितने क्लीन्स की जांच करनी पड़ती है? हाउ मेनी क्लीन्स हैव टू बी चेक्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ड्यूरिंग द लेबर? लेबर के टाइम पे इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो क्लीन्स अपनाए जाते हैं वो होते हैं टोटल 7 क्लीन्स। कितने? 7 क्लीन्स। अपगार स्कोर 4 to 6 को नवजात में क्या माना जाता है? अपगार स्कोर ऑफ 4 to 6 इज कंसिडर्ड एज व्हाट इज द न्यूबॉर्न। तो अपगार स्कोर 8 से ज़्यादा होती है मतलब बच्चा फुली हेल्दी है, फुली हेल्दी है। 10 तक मैक्सिमम स्कोरिंग होती है। यदि 4 से 6 दे दी मतलब कि बच्चा क्या है? माइल्ड डिप्रेस है। कितना? माइल्ड डिप्रेस है। क्लियर है? माइल्ड मॉडरेट सीवियर होगा तो यहाँ पे 4 से 6 मतलब क्या है? माइल्डली डिप्रेस्ड और हल्का तनाव है। नेक्स्ट इज नवजात शिशु के शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए क्या प्रोत्साहन करना चाहिए? इन ऑर्डर टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर ऑफ न्यूबॉर्न व्हाट हैज़ टू बी इनकरेज्ड? स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विथ मदर, पुटिंग बेबी टू रबर सीट, कीपिंग द बेबी नियर विंडो, पुटिंग बेबी नियर द कोल्ड वॉल्स। विंडो कोल्ड वॉल्स में लपेटेंगे रबर सीट में तो बच्चे को ठंडक लगेगी। और जो हाइपोथर्मिया से बचाने का काम करने की बात की जा रही है तो वो होगा स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से।
इसको हम कंगारू मदर केयर कहेंगे, तो वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रसव के दौरान कीटाणु रहित उपकरणों और गर्भनाल बंधन का उपयोग करके नवजात शिशु में किस रोग को रोका जाता है? विच डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड इन द न्यूबॉर्न बाय यूजिंग स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट एंड कॉर्ड टाइज ड्यूरिंग द डिलीवरी? तो डिलीवरी के टाइम पर कॉर्ड को टाई कर दिया जाता है। आफ्टर डिलीवरी और बिफोर डिलीवरी इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज किए जाते हैं। तो यहाँ पर किससे प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंट होगा यहाँ पर प्रिवेंट होगा क्या? टिटनस। क्या होगा? टिटनस। न्यूनेट्रम के थ्रू कंजक्टिवाइटिस होगा। यहाँ पर टिटनस को प्रिवेंट करने के लिए पूरे इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करके रखा जाएगा। निम्नलिखित में से किसे गर्भधारण का सकारात्मक संकेत माना जाता है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज कंसिडर्ड एज द पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी? तो इनमें से पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी कौन सा है? फीटल मूवमेंट, चेंजेस ऑफ द यूट्रस, ब्रेस्ट चेंज, मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस हो सकती, ब्रेस्ट चेंज हो सकता है, यूट्रस में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फीटस का जो मूवमेंट है वो ओनली प्रेगनेंसी में ही फील होगा। कब? प्रेगनेंसी में ही फील होगा। तो पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है? फीटल मूवमेंट। नेक्स्ट इज पार्टोग्राफ में गर्भाशय का फैलाव किस प्रतीक द्वारा दर्शाया गया है? इन पार्टोग्राफ डायलिटेशन ऑफ यूट्रस इज डिपिक्टेड बाय विच सिंबल? एक्स, वाई, जेड या फिर ए? तो जो सिंबल अपनाया गया है वो है एक्स। कौन सा? सिंबल एक्स। नेक्स्ट इज बच्चे की डिलीवरी प्रसव के किस चरण में होती है? डिलीवरी ऑफ द बेबी हैपन्स इन विच स्टेज ऑफ लेबर? कौन सी स्टेज में डिलीवरी होगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ में? बच्चे की डिलीवरी प्रसव के दूसरे चरण में होती है। किसमें? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। पहली में तो सर्विक्स का डायलिटेशन होगा, दूसरे में बच्चा बाहर आएगा, तीसरे में प्लेसेंटा बाहर आएगा, और चौथी स्टेज में आप ऑब्जर्व करेंगे माँ और बच्चे को। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन प्रसव के चौथे चरण के संबंध के रूप में नहीं दिया जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन एज द मैनेजमेंट ऑफ फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर? फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में क्या है जो नहीं किया जाता? पेरिनियल वॉश दी जाती है माँ को, असिस्ट फॉर ब्लीडिंग पल्स एंड बीपी, तो ये भी चेक किया जाता है। टू ऑब्जर्व मदर स्किन कलर एंड बॉडी कंडीशन, तो ये भी चेक किया जाएगा। लेकिन टू असिस्ट प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड, तो चौथी फेज में प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड को आप क्या मैनेज करेंगे? क्योंकि ये तो ऑलरेडी बाहर आ गए हैं। क्या है? तो ऑलरेडी बाहर आ गए हैं तीसरी फेज में ही। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा टू असिस्ट प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। नेक्स्ट इज ओलिगोहाइड्रोमनियस क्या है? व्हाट इज द ओलिगोहाइड्रोमनियस? एमनियोटिक द्रव 1500 मिलीलीटर से अधिक है, एमनियोटिक द्रव 1500 मिलीलीटर से कम है, एमनियोटिक द्रव 300 मिलीलीटर से कम है, या फिर एमनियोटिक द्रव 300 ml से अधिक है। तो यहाँ पर ओलिगोहाइड्रोमनियस में जो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल होता है वो होता है 300 से 500 ml तक के बीच में कम चला जाए। यहाँ पर भी वही होगा, ओलिगो मतलब कमी होगा, ये पॉली कहते हैं तो 2000 ml से ज़्यादा हो गया। तो एमनियोटिक द्रव है जो फ्लूइड है ये कितना है? 300 ml से भी कम है। नेक्स्ट इज गर्भावस्था के 36वें सप्ताह में गर्भाशय को शरीर के किस अंग में पहुंचता है? एट 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी यूटेराइन फंडस रीच विच पार्ट ऑफ द बॉडी? सिम्फाइसिस प्यूबिस, एक्सिफेस स्टर्नम, बिटवीन अम्बिलिकस एंड एक्सिफेस स्टर्नम या फिर नाभि। 36 वीक की प्रेगनेंसी में जो बॉडी पार्ट है कहाँ तक यूटेराइन फंडस किस बॉडी पार्ट तक पहुँचेगी? एक्सिफेस स्टर्नम तक, मतलब चेस्ट तक, जो स्टर्नम का सबसे लोअर पार्ट है वहाँ तक। नेक्स्ट इज पेल्विक नस में दबाव के कारण गर्भावस्था में आमतौर पर कौन सा संकेत मिलता है? ड्यू टू प्रेशर इन द पेल्विक वेन विच साइन इज यूजुअली फाउंड इन प्रेगनेंसी? बैक एक, वेरिकोज वेन, कॉन्स्टिपेशन या फिर हार्टबर्न। जो साइन देखने को मिलता है वो होगा वेरिकोज वेन। क्या है? वेरिकोज वेन। नेक्स्ट इज प्लेसेंटा पूरी तरह से किस सप्ताह में बनता है? 6, 8, 10 या फिर 12? क्वेश्चन है एट विच वीक प्लेसेंटा इज कम्प्लीटली फॉर्म? तो प्लेसेंटा जनरली बनता है कब? 12 सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मासिक धर्म चक्र का कौन सा चरण है जहां एंडोमेट्रियम अधिक संभवनीय हो जाती है, बहना शुरू हो जाएगा?
फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल वेयर द एंडोमेट्रियम बिकम्स मोर वैस्कुलर में स्टार्ट टू सेट। तो ये कौन सी फेज है कहलाएगी? सेक्रेटरी फेज। कौन सी? सेक्रेटरी फेज। नेक्स्ट इज मासिक धर्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए कितने घंटों में शोषक सैनिटरी पैड बदलने की सलाह दी जाती है? तो एब्जॉर्बेंट सैनिटरी पैड होते हैं, पीरियड्स में हर एक लड़की अपनाती है। तो यदि आपको क्या करना है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करके रखना है, तो कितने घंटे में आपको पैड चेंज करना होगा? एवरी 2 आवर, एवरी 4 आवर, एवरी 1 आवर या फिर एवरी 8 आवर। तो एटलीस्ट आपको हर 4 घंटों में पैड को चेक करना होगा, चेंज करना होगा। लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, सॉरी लास्ट नहीं कहेंगे, इस पेपर की आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। 51 से 100 तक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति है जिसके तहत एमटीपी अधिनियम के तहत गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा 51 से 100 तक वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो जो भी लोग इन पीडीएफ्स को लेना चाहते हैं वो लोग डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके 200 रुपये में आपको वाइस सेट है जो पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे एएनएम के पेपर। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो तो बेझिझक होकर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।